साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कल जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक हादसा हुआ है, उत्तरकाशी ज़िले का जो धराली क्षेत्र है वहाँ पर जिस तरीके से बहुत विकराल रूप से एक तरीके से कह सकते हैं कि बारिश हुई और बारिश के बाद जो ऊपर से नदी का जो पानी आया है और उससे जो बहुत बड़ा एक क्षेत्र बह गया और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। काफ़ी लोगों ने लोगों को चेताया, कई तरीके से लोगों को निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो इतना अचानक आनन फानन में तो पूरा मलबा सहित जो बारिश का पानी आया और उसने बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान, यहाँ तक कि सेना का भी उसमें नुकसान की खबरें आ रही हैं। ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए, उत्तराखंड वासियों नहीं पूरे देशवासियों के लिए काफ़ी दुखद है। हम सभी की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जो इसमें हताहत हुए हैं, जिन्होंने कुछ अपने प्रियजनों को खोया है या जिन लोगों को कुछ घायल हुए हैं, जिनका सामान काफ़ी हद तक जिनका नुकसान हुआ है। हम सभी की संवेदनाएं और जो हमारा साप्ताहिक वंचित स्वर है, वंचित स्वर मीडिया हाउस की ओर से भी हम उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ये इस घटना ने हमें एक बार फिर से सजग किया है, एक बार फिर से प्रकृति ने हमें चेताया है कि हमें मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है, लेकिन इस दोहन में हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादती करने लगे। इस दोहन को हम लोगों ने कुछ इस कदर बढ़ा दिया है कि ये इस तरीके की जो ट्रेजेडीज़, जो आपदाएं अब ये आम होने लगी। हर साल का ये देखने में आ रहा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा भीषण हादसा या आपदा आ जा रही है और जिसमें जान माल का नुकसान हो रहा है। कुछ सालों पहले आपने देखा था बागेश्वर में एक स्कूल की छत ढह गई थी, उसमें कई बच्चे असमय मौत के मुंह में समा गए थे और कई घटनाएं इस तरीके की हर साल होती जा रही हैं। ये हम लोग अगर ये अभी समय रहते उत्तराखंड सरकार में बैठे लोगों, विपक्ष में बैठे लोगों, शासन प्रशासन में बैठे लोगों, न्यायपालिका के जो सक्षम लोग, इन सभी को विचार करना पड़ेगा और मीडिया के जो बंधु हैं उनको विचार करना पड़ेगा और एक प्लान, एक चिंतन हम लोगों को अभी से तैयार करना पड़ेगा। जितने सामाजिक चिंतक हैं, विचारक हैं, हम लोगों ने इस 25 सालों में उत्तराखंड में क्या पाया है, क्या उत्तराखंड की स्थिति कर दी है। आप देखिए, मैं अक्सर इस बात को सोचता रहता हूँ, बड़ा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, महसूस करते हैं, लेकिन किससे कहें, क्या करें, कौन है सुनने वाला, ये सोच के फिर हम लोग अपनी बात को खुद ही अपने मन में रख कर शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई उम्मीद ही नहीं बचती है, क्योंकि जिस तरीके का आज हमारे संवेदनाहीन हम लोग होते जा रहे हैं। 25 साल पहले का आप देखिए, हमने अपना बचपन देखा है, कितनी उत्तराखंड में बारिश होती थी, कई दिनों तक बारिश रहती थी, 6-6, 7-7 दिन तक बारिश रहती थी, लगातार उस बारिश में ही काम चलते रहते थे। लेकिन इस तरीके की खबरों का, ऐसी भीषण हादसे बहुत कम हुआ करते थे। दूसरा, अब आप देखिए, आज हमें उत्तराखंड का हमने प्राकृतिक जो पर्यावरण को कहाँ पहुँचा दिया है। मैं नैनीताल में देख रहा हूँ, 22-23 साल से मैं नैनीताल में हाई कोर्ट में जब से वकालत स्टार्ट करी, बराबर टच में बना हुआ हूँ। स्टार्टिंग में मैंने देखी है, नैनीताल में घुटनों तक बर्फ़ इतनी गिरती थी, पूरा रामगढ़ मुक्तेश्वर बर्फ़ से ढका हुआ रहता था 2-3 महीना लगभग। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक अक्सर वहाँ बर्फ़ देखने को मिलती थी। आज आप देखेंगे रामगढ़, नैनीताल बिल्कुल बर्फ़ विहीन हो गए। बर्फ़ अब
जाड़ों में गिरना एक सपना हो गया है। उसके अलावा द्वारहट के आसपास की मैं बात करूं, दूनागरी में हमने अपने बचपन में देखा है, दूनागरी, चौबटिया, अन्य तमाम पहाड़ियां जाड़ों में कई बार 3-3, 4-4 बार बर्फ़ गिरती थी और वो बर्फ़ लगभग मार्च तक, जो बीच के जो गहरे इलाकों में वो मार्च तक भी, मार्च के आखिर तक वो बर्फ़ बनी रहती थी। आज न दूनागरी में बर्फ़ गिर रही है, न चौबटिया में बर्फ़। चौबटिया के उद्यान ख़त्म हो गए हैं क्योंकि उन्हें वो क्लाइमेट चाहिए, उन्हें वो ठंड चाहिए। चौबटिया के उद्यान समाप्त होने पे हैं, दूनागरी के उद्यान लगभग समाप्त से हो गए, केवल नाम मात्र को बचे हैं। नैनीताल, रामगढ़, यहाँ की बर्फ़बारी बंद हो गई। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, इतना कुछ इन 25 सालों में दोहन हुआ है, इस कदर पेड़ कटे हैं, लाखों की संख्या में पेड़ कटे हैं। अभी पिछले वर्ष हल्द्वानी में हमने इस सवाल को भी बार बार उठाया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि कितने पुराने पेड़ कट गए। सैकड़ों साल पुराने पेड़ हल्द्वानी में बड़े आराम से काट दिए गए और उसके बाद जो वो बना है, जो हाईवे बना है, उसमें कोई ऐसा वो कार्यक्रम की कोई रूपरेखा नहीं दिखी कि नया प्लांटेशन हुआ हो, कुछ नए पेड़ों को तैयार करने की ओर सोचा गया हो। लेकिन काटे हमने ज़रूर हैं। इन 25 सालों में जो हमारी सैकड़ों हज़ारों सड़कें मंजूर हुई हैं, वो सड़कों के लिए हमने पेड़ काटे, लेकिन उसके बदले में हमारा पर्यावरण की ओर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। नए पेड़ लगाए भी तो उनको बचाने की ओर हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं रहा, और वो पेड़ बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं उसकी कोई समीक्षा नहीं करने वाला है। हर साल अगर वनीकरण होता भी है तो आप देख रहे हैं हर साल वनाग्नि भी हो रही है। हर साल लगभग 80-90% जंगल, और ख़ासकर जो जंगल चीड़ के हैं, वो जला दिए जा रहे हैं या जल जा रहे हैं। जो भी नए पौधे तैयार हो रहे हैं वो जल जा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों की क्या स्थिति होनी है। अभी तो आप देखेंगे ये बर्फ़बारी बंद हुई है, धीरे धीरे हमें लगता है ये इसका असर हिमालय में भी दिखने लगा है। ये हम सभी के लिए बहुत एक खतरनाक संकेत हैं कि लगातार हम कटान कर रहे हैं, ज़मीन का कटान कर रहे हैं, भू कटान कर रहे हैं, पेड़ों का कटान कर रहे हैं, लेकिन बिना कोई ठोस प्लानिंग के। और एक बात और इस हादसे में हमें नज़र आई है जो हमें देखना पड़ेगा, कि जिसको मैं खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में कह सकता हूँ कि बहुत सारी नदियाँ और नाले ऐसे हैं जिसमें नदी नालों के ऊपर अतिक्रमण होकर निर्माण कार्य हो रहे हैं और हो चुके हैं। और देर सवेर कभी भी जब भी ये इस प्रकार की प्राकृतिक भीषण बारिश या ये होगा तो फिर से कई ऐसी हमने जो बसासतें बसा दी हैं, ऐसे मकान, दुकान, रिसोर्ट बना दिए हैं जो नदियों या उससे लगे हुए, जिनमें फिर जान माल के हानि की संभावना है। कैसे बन जा रही हैं ये सब, यानी कहीं ना कहीं हमारी शासन प्रशासन की मंजूरी भी मिल रही है, हम योजना भी पास कर रहे हैं, उनमें लोन भी सैंक्शन हो रहा है और वो धड़ल्ले से चल भी रहे हैं, तो हमारा प्रशासन शासन सब बेखबर बैठा रहता है। और जब फिर कोई ऐसा हादसा होता है उसके बाद हम कुछ दिनों ये सब नाटक करेंगे, फिर उन्हें मुआवजा मिलेगा, कुछ होगा, उनके नाम से फिर पैसा आएगा, लेकिन ये हम लोगों को इससे फिर से विचार करना पड़ेगा। सभी, मैं केवल एक आरोप मात्र लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होना। आज जो सरकारें कल बदल जाएंगी, कल जो आएंगी वो परसों बदल जाएंगी, लेकिन हम लोगों को एक उत्तराखंड का नागरिक, इस देश का नागरिक होने के नाते हमें इन चीज़ों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। यदि पर्यावरण ही नहीं रहेगा, यदि पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो हम क्या दे के जा रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को। जब आप आने वाली पीढ़ियों को अथाह धन संपदा दे देंगे, करोड़ों रुपए आपके बैंक खाते में आप बचा के चले जाएंगे, लेकिन उनके जीने लायक अगर सांसें आप छोड़ के नहीं जाएंगे, एक हवा छोड़ के नहीं जाएंगे, पानी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो क्या कर लेंगे उन करोड़ों रुपए से वो। तो जिस तरीके से आज हम लोगों में पूंजी के प्रति या धन संचय के प्रति एक होड़ सी लग गई है, हम जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं या बड़े लीडर्स हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन पे आज कितना करोड़ों रुपया पाया जा रहा है, इस तरीके के कई अक्सर मामले सामने आते रहते हैं। क्या कर लेंगे आप उन करोड़ों अरबों रुपए से अगर आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए सांसें और हवा और पानी नहीं बचा पाएंगे। तो हम लोगों को प्रकृति का एक इतना उपहार के रूप में ये उत्तराखंड मिला हुआ है, जिसमें पूरा वन्य क्षेत्र है, इतना खूबसूरत वहाँ पर वातावरण है, प्राकृतिक नज़ारे हैं। मैं यहाँ की सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, न्यायपालिका में बैठे हुए सक्षम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसके जहाँ पर जो सक्षम है
मीडिया के साथियों से, सामाजिक चिंतकों से, सामाजिक संगठनों से, जितने भी जो अपने स्तर से इस ओर में समय रहते पहल कीजिए, कुछ न कुछ चिंतन कीजिए, इस दिशा में ठोस प्रयास कीजिए और कैसे यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, कैसे इस पर्यावरण को और अच्छा बेहतर बना के हम जाएं, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम सिर्फ कागज़ों का बंडल ही ना रख के जाएं, बल्कि हवा पानी भी बचा के जाएं, क्योंकि जीने के लिए सबसे पहले जल ही जीवन है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि सबसे पहले जल चाहिए और जल के लिए वन चाहिए। वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, कहाँ से जल आएगा, कहाँ से आपका ये रहेगा। तो हमें इस एक हादसे ने, इस ट्रेजेडी ने हमें फिर से एक बार सोचने को मजबूर किया है कि आने वाले समय में हम यहाँ के पर्यावरण की रक्षा के प्रति भी, और जो खासकर नदियों नालों, जो गाड़ गधेरों के जो रास्ते हैं उनमें अतिक्रमण ना करें, उनमें शासन प्रशासन ध्यान दे। जो भी बस्तियां बस रही हैं, जो भी मकान बन रहे हैं, इनको हम रोकने का प्रयास करें और इस तरीके से हम एक उत्तराखंड को बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ एक सुरक्षित वातावरण दे के जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप इस पर चिंतन करेंगे हम सभी लोग मिलकर। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।